Good morning, friends. This is Davis in front of you to take a series of multiple choice questions in front of you of session 2024-25 of physics class 12th. We will solve the numericals problem as well as important basic concepts of the chapters and numerical related to the questions come from previous years. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है हमारी बुक में, ए बैटरी सप्लाई 0.9 एम्पियर करंट थ्रू 2 ohm resistors and 0.3 ampere current through 7 ohm resistor when connected one by one. The internal resistance of the battery is, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। ए बैटरी सप्लाई 0.9 एम्पियर करंट थ्रू ए 2 ओम रेजिस्टर्स। मान लीजिए एक बैटरी बेटा, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटा आर, और इसके थ्रू से बेटा 0.9 एम्पियर का करंट जाता है, और इससे बेटा एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। फर्स्ट कंडीशन ये ले रखी है बेटा। अब दूसरी कंडीशन में क्या ले रखा है हमने, एक बैटरी है बेटा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटा सेम है, आर है, वही बैटरी ली बेटा हमने, ठीक है, और उससे करंट कितना जा रहा है बेटा 0.3 एम्पियर, और ये कितना बेटा 7 ओम, ठीक है ना। सबसे पहले इसके लिए कंडीशन निकालेंगे, बाई ओम्स लॉ चेक करते हैं बेटा, बाई ओम्स लॉ। तो ई की वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी, आई आर प्लस स्मॉल आर के बराबर। और देखिए आई की वैल्यू है 0.9 और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू देखो बेटा 2 ओम रेजिस्टेंस, तो ई इज इक्वल टू 0.9 स्मॉल आर कितना बेटा, देखो ये 2 प्लस में ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार यहां पे चेक करते हैं बेटा बाई ओम्स लॉ। तो E इज इक्वल टू, यहां पर भी इसका ईएमएफ कितना होगा E, जिस प्रकार यहां पे ईएमएफ है इसका सेम ईएमएफ रहेगा, तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस में आर, यहाँ पे आर डैश लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो चेंज हो गया, 7 ओम ले लिया, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, E कितना हो जाएगा बेटा 0.3 आर डैश कितना है बेटा 7 प्लस स्मॉल आर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को मिलाते हैं, मिलाने के बाद में क्या करते हैं, देखो ये दोनों ईएमएफ की वैल्यू है, ये भी ईएमएफ की वैल्यू है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, 0.9 2 प्लस आर इज इक्वल टू 0.3 7 प्लस आर
तो 0.3 से ये 3 टाइम्स कटेगा, 3 2 जा 6 प्लस में 3 आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस आर। अब इस वैल्यू को तो इधर ले जाइए, इस वैल्यू को इधर ले जाइए, तो ये जो 6 माइनस 7 इजिकल टू आर माइनस 3 आर, तो ये होगा 2 आर, वो भी नेगेटिव साइन के साथ में, ये -1, तो आर की वैल्यू कितनी होगी -1 अपॉन -2 इजिकल टू 0.5, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5 ओम। ये हमारा सॉल्यूशन रहने वाला बेटा, इजी न्यूमेरिकल है, आपके लिए बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर लेके आए हैं आपके सामने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q describe a circular path of radius r in a magnetic field if its mass and charge were 2m and q by 2 respectively, the radius of the path will be, क्या होगा? देखो उन्होंने ये बोला कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज कितना बड़ा q है, और जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद में वो सर्कुलर पाथ को कवर कर लेता है बेटा। जो सर्कुलर पाथ, अगर उसका जो मास है और चार्ज है 2m और q by 2 कर दी जाए, कंडीशन सेकंड है इसमें, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो ये इसने बताया। देखिए नेक्स्ट बेटा, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने, ठीक है ना, और इसमें चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलर में मोशन कर रहा है, तो मान लीजिए ये जो पार्टिकल है बेटा, इसका मास वेलोसिटी v है, मास कितना है v है, और ये अपने इसके सेंटर से r रेडियस में मूव कर रहा है। जब r रेडियस में मूव कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ बेटा, ध्यान रखना। b क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो बेटा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करने लग जाता है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल होता है, वो सर्कल में मोशन करता है, तो सर्कल में मोशन करने के कारण वह सेंट्रीपिटल फोर्स अवश्य एक्ट करता है वहां पे। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा, इजिकल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है बेटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कितना होगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या है, वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसके बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। अब यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, क्यू वी बी, आपको पता है वी से वी कट जाएगा और आर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू वी। दो फॉर्मूला आता है हमारा ये, इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट बता सकता था आपको, लेकिन मैंने आपको प्रूफ करके बताया जिससे कि आप जो अब न्यूमेरिकल होगा, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को या कोई भी कंसेप्ट है उसको आसानी से समझ सकेंगे और कर सकेंगे बेटा। यहाँ पर हमें बता रखा है कि जो रेडियस है मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है बेटा चार्ज के साथ में, ठीक है। जब चार्ज के साथ में रिलेशन होता है तो हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन जो हमने ली है उसमें क्या किया है कि मास को डबल कर दिया है। क्या कर दिया बेटा, जो m है वो 2m कर दिया है और चार्ज है वो q by 2 कर दिया है। तो अब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस बदल जाएगी बेटा, तो r कितना हो जाएगा बेटा, m v m डैश ओवर q डैश b। तो m डैश कितना हो जाएगा 2m और v अपॉन q डैश कितना बेटा, ये r डैश क्योंकि रेडियस बदल जाती है, r डैश लिख दिया, q डैश कितना q by 2 b, इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा, तो r डैश की वैल्यू कितनी जाएगी 4 m v अपॉन q v।
और आप जानते हो कि mv/q बेटा r की वैल्यू है, तो जो न्यू रेडियस आएगी उसकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल का मास डबल कर दें, चार्ज आधा कर दें, तो उसकी जो रेडियस है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है बोर्ड में। देखिए बेटा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं हम, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना बेटा 50 ओम है, इज कन्वर्टेड टू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 2 वोल्ट। बेटा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि 0 - 2 वोल्ट दे रखा है, नहीं बेटा इसका मतलब है 0 से 2 वोल्ट की इसकी रेंज होगी, ठीक है ना। अब यूजिंग ए रेसिस्टर ऑफ 1 किलो ओम, बेटा कितना रेसिस्टेंस है यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रेसिस्टर लिया है, उसकी सहायता से एक गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता होगा कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और एमीटर किया जाता है बेटा सीरीज में कनेक्ट। एमीटर का रेसिस्टेंस लो होता है और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा हाई होता है। तो हाई होने के लिए बेटा हाई रेसिस्टेंस हमने लगा दिया है। क्या लगा दिया, हाई रेसिस्टेंस लगा दिया, उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी गैल्वेनोमीटर है जिसका 50 ओम रेसिस्टेंस है और उसके साथ में पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देता हूं, तो हमारा जो रेसिस्टेंस नेट रेसिस्टेंस आएगा वो तो 0 कम आएगा, हमें चाहिए ज्यादा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, जो रेसिस्टेंस है हमारा, इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई करना पड़ेगा। हाई क्या करना पड़ेगा, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है बेटा, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में विद ए रेसिस्टेंस। तो जब गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा वोल्टमीटर में रेसिस्टेंस के साथ में। इसी प्रकार जैसे हमने देखो गैल्वेनोमीटर बताया है, जैसे ये है गैल्वेनोमीटर, इसके साथ में एक रेसिस्टेंस लगा दिया, ये R, ठीक है, ये प्लस माइनस ये माइनस, करंट जा रहा है मान लीजिए इधर से, इसका नेट रेसिस्टेंस कितना आता है V आता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा IG, तो IG R+G। अब आप पूछेंगे बेटा ये सर ये कहां से आ गया, ये इसलिए आया बेटा, ये दोनों जो हैं किस में दे रखे हैं, ये दोनों दे रखे हैं सीरीज में। अब सीरीज में दे रखे तो सीरीज का रिजल्टेंट आता है R+G, जब सीरीज का रिजल्टेंट आता है R+G तो ओम्स में लगाइए V = I R नेट, तो I तो IG हो गया, R हो गया R+G, ये सिंपल हो गया। अब इसी प्रकार तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, जहां पर वोल्टमीटर होता है इसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में विद सर्किट, ठीक है। अब आगे बताता हूं आपको, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो यही दिया गया है, हमें मेन इक्वेशन है ये लगानी है बेटा, देखो कैसे लगाएंगे देखते हैं, ठीक है ना। देखो V = है बेटा IG G+R। इनिशियली क्या है R कितना, G कितना बेटा 50 ओम का है और R कितना 1000 ओम। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0 से 2 वोल्ट की रेंज है, जब 0 से 2 वोल्ट की रेंज है तो 2 = IG, G कितना बेटा 50 प्लस में 1000, जो 1000 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा IG की वैल्यू 2/1050 एम्पियर। यहां पे हमें IG की वैल्यू निकलेगी, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो 2/1050 एम्पियर का करंट निकाल सकता है। अब इसी को क्या करना है, इसको हमें 10 वोल्ट जो वोल्टमीटर है कन्वर्ट करना है, जो रेंज दे 0 से 10 वोल्ट की,
बेटा रेंज किसकी होनी चाहिए, 0 से 10 वोल्ट, और आई जी की वैल्यू कितना बेटा 2/1050, और जी कितना 50 ओम। यहाँ पे आर जो हम कनेक्ट करेंगे वो कितना होगा वो निकाल लीजिए। देखो आर इतना निकालना है यहाँ पे, देखो V इजिकल टू आई जी, जी प्लस में आर, यहाँ पे आर डैश लगाएंगे, तो V कितना है बेटा, V डैश हो जाएगा 10 वोल्ट इजिकल टू आई जी कितना रखा बेटा हमारा 2/1050, 2/1050, जी कितना 50 प्लस में आर डैश। अब ये इधर जाएगा 10500 अपॉन 2 हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा इजिकल टू 50 प्लस में आर। जब इससे इसको डिवाइड करते हैं ये करता है बेटा 5200, ठीक है। अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5250 माइनस 50, ये हो जाएगा आर इजिकल टू 5200 ओम। अब इसको हम लिख सकते हैं आर इजिकल बेटा 5.2 किलो ओम। क्लियर है, आगे समझ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कॉपी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, टू कॉइल आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। मान लीजिए टू कॉइल्स है बेटा, ये है, जैसे बैटरी कनेक्ट है बेटा, और इसका इंडक्टेंस कितना एल है, ईएमएफ ई, और एक और कॉइल बनाते हैं बेटा, इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि अगर इसके इंडक्शन के कारण, अगर इसमें करंट का जो रेट चेंज हो रहा है, उसमें इंडक्शन, उसमें उसके द्वारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो ये जो अगर थोड़ा सा भी करंट जनरेट होगा तो उसको भी डिफ्लेक्शन देगा, तो हम उसी को हम यहाँ पे मेजर करेंगे बेटा। देखो आर प्लेस्ड ईच अदर व्हेन करंट इन वन कॉइल इज चेंज एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो मान लीजिए इसमें जो करंट है बेटा डी आई ओवर डी टी, वो 5 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से फ्लो कर रहा है बेटा। इसका ईएमएफ कितना है 2 मिली वोल्ट, इसका मतलब होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट। अब इसमें इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना बेटा, इन दोनों कॉइल्स का एम कितना हुआ। देखो आपको एम का फॉर्मूला पता होगा, एम इजिकल टू कितना होता है बेटा, एम इजिकल टू ई ओवर डी आई ओवर डी टी विद नेगेटिव साइन। ये जो नेगेटिव साइन लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। देखो लेंज लॉ के अनुसार क्या होता है कि अगर फर्स्ट कॉइल में जो करंट जनरेट हुआ है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी कॉइल में करंट जनरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट कॉइल में अगर राइट साइड में फ्लो कर रहा है तो सेकंड कॉइल में लेफ्ट साइड में, अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है तो बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, तो यही काम करता है। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो इंड्यूस करंट होता है बेटा, ऑलवेज अपोजिट होती है। जब अपोजिट होती है तो एम की वैल्यू माइनस ई डी आई ओवर डी टी आता है, लेकिन हम माइनस साइन नहीं लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा। एम इजिकल टू ई की वैल्यू कितनी है बेटा 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन ये हो गया बेटा 5 से कितने वर्क करेगा 0.4 टाइम्स, तो एम इजिकल टू कितना जाएगा माइनस में 0.4 इंटू 10⁻³ हेनरी बेटा। इसकी यूनिट क्या होती है हेनरी होती है, या हम लिख सकते हैं एम इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हेनरी। एज योर विश यू कैन राइट, एज योर विश।
कॉपी कर लीजिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के लिए ही ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे बेटा। इन जो मैं सीरीज करा रहा हूँ वो आप सॉल्व कराओगे तो बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रह पाएगा। फिजिक्स तुम्हें इजी लगेगी, बहुत ही इजी लगेगी बेटा, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक क्वेश्चन है बेटा। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बेटा फोकल लेंथ कितनी है बेटा ऑब्जेक्टिव की, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और एफ ई कितना बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 10 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ कितना, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोस्कोप फॉर द मोस्ट सुटेबल व्यूइंग बाय द रिलैक्स्ड आई इज। बेटा मैग्निफिकेशन निकालनी है, यहां पे मेन पॉइंट है रिलैक्स्ड आई के लिए। किसके लिए बेटा, रिलैक्स्ड आई के लिए। तो रिलैक्स्ड आई के लिए क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम इन्फिनिटी से लाइट रेज को डालते हैं तो इमेज क्लियर बनती है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कंडीशन लगाई जाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो रेज हैं वो बेटा इन्फिनिटी से डाली गई हैं। और जो मोस्ट सुटेबल व्यूइंग कहां से प्राप्त होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है। तो रिलैक्स्ड आई के लिए मोस्ट सुटेबल व्यूइंग कहां पर होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा एम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ होती है। अगर मैं बात करूं तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन की, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा एम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस में डी अपॉन एफ ई, ठीक है। एल जो होता है यहाँ पे ट्यूब लेंथ होता है, एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होती है, एफ ई आईपीस की फोकल लेंथ होती है, डी होता है 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन होता है। अब इसी में हम फॉर्मूला रखने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी कंडीशन बता रही है मोस्ट सुटेबल व्यूइंग बाय रिलैक्स्ड आई, जो कहां पर होता है बेटा इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट कहां पर रखी होती है इन्फिनिटी पे। तो मोस्ट सुटेबल व्यूइंग बाय रिलैक्स्ड आई इज फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से प्राप्त होता है बेटा, हमें इन्फिनिटी से प्राप्त होता है। तो देखो यहां पर एम की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, एल कितना है 10, एफ नॉट कितना 1 और डी कितना 25, तो मल्टीप्लाई में एफ ई होता है 2, तो 2 से 5 टाइम्स, तो एम हो जाएगा 125। नॉर्मली हो गया बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हमें अगर ये नहीं पता हो कि मोस्ट सुटेबल व्यू बाय रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई के लिए जो मोस्ट सुटेबल व्यू कहां से प्राप्त होता है, वो इन्फिनिटी से प्राप्त होता है, हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर हम मान लें कि मोस्ट सुटेबल जो व्यू है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन से प्राप्त होता है, दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड एंड वी गेट रॉन्ग आंसर। क्लियर, कॉपी दिस बेटा। देखिए बेटा, अब हम फिर एक और क्वेश्चन ले गए हैं आपके सामने। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालनी है इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो हमारी जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो पहला होता है ग्राउंड स्टेट में, फिर फर्स्ट ऑर्बिटल में, सेकेंड में, थर्ड में। देखो इसमें एन की वैल्यू होती है 1 बेटा, यहां पे एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4। अब यहां पर जो फर्स्ट देखो ग्राउंड स्टेट से जब फर्स्ट स्टेट में जाते हैं तो वो होती है बेटा एक्साइटेड स्टेट, ये होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड
स्टेट होती है बेटा। ऐसे ही ये होती है सेकंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ये भी क्या बेटा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब यहां पर जो एनर्जी की वैल्यू होती है बेटा, हमें nth ऑर्बिट की जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है। अब हमें निकालनी है बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकलती है बेटा ई एन, तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ई एन कितना हो जाएगा बेटा -13.6 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद में आता है हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा याद रखना जो जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विद नेगेटिव साइन। तो जो काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार हम निकालेंगे तो कितनी निकालेंगे, माइनस में टोटल एनर्जी, तो माइनस टोटल एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में कितनी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल जाएगी हमारी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको बताता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है। तो इसलिए हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, विद नेगेटिव साइन होता है। अब तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, और हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का उल्टा होता है, ये विद नेगेटिव साइन होता है डबल। इसमें 2 मल्टीप्लाई -2 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल गई बेटा हमारी, माइनस में 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे जो हमने जो मेन फंडा बताया है वो क्या बताया बेटा, कि जो एनर्जी हम निकालते हैं टोटल एनर्जी, वो होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वो नेगेटिव साइन में होती है। और जो टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, ऐसा बोल सकते हो बेटा। या हम बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो डबल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना। और इन फॉर्मूले को आप कॉपी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, अच्छा रहेगा। आप इनको फॉर्मूले को याद रखिए। इन फॉर्मूले को याद रखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, जो सर करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपके लिए, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इंटरफेरेंस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा। इज सेटअप इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये जो पूरा सेटअप किया है एक ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा गया है, ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा 4/3। तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 4/3, विच मैक्सिमम इन दिस केस विल कोइंसाइड। देखो यहाँ पे कंसेप्ट है मैक्सिमम टाइम्स वो कोइंसाइड करती हैं विद द 6 मैक्सिमम ऑब्टेन इफ द मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय एयर। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की बात चल रही है बेटा। यंग डबल स्लिट के लिए क्या लगाते हैं, y इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ पे जो y है निकालते हैं तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 6 है, d लैम्डा अपॉन डी, डी लैम्डा अपॉन डी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया है, ये किसके लिए किया बेटा हमने, एयर के लिए किया है, फॉर एयर। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब इसको, अब पहले हमने एयर के लिए निकाला बेटा, अब मीडियम में पुट करते हैं। मीडियम में पुट करने के बाद में तो उसकी जो वेवलेंथ है बेटा वो चेंज हो जाएगी। हमें जो कैपिटल डी है या स्मॉल डी है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें क्या चेंज प्राप्त होगा, वो होगा बेटा लैम्डा। तो म्यू की वैल्यू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश होती है, ये बाई स्नेल निकाल सकते हैं हम। तो देखो म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3,
3 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। अगर हमें लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 4। तो यहां पर क्या रखेंगे बेटा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 4। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन डी लैम्डा डैश अपॉन डी। तो y डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा एन डी 3 लैम्डा अपॉन 4 अपॉन कितना हो जाएगा डी। देखो जब ये दो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं, कोइंसाइड करने के बाद में इनका जो y है ये डिस्प्लेसमेंट सेम प्राप्त होता है। जब सेम प्राप्त होता है तो y इज इक्वल टू वाई डैश फॉर कोइंसाइड। जब हम कोइंसाइड कर देंगे तो इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे तो 6 डी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा एन डी अपॉन डी और 3 लैम्डा बाई 4 बेटा। देखो डी लैम्डा और ये कट जाएगा बेटा, तो ये मल्टीप्लाई करके इधर जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 से 2 टाइम्स तो एन की वैल्यू हो जाएगी बेटा 8। कितना आ जाएगा 8। तो देखो जब मीडियम में एयर में रखते हैं तो 6 फ्रिंज प्राप्त होती है, लेकिन जब मीडियम में रखते हैं तो वो क्या कौन सी प्राप्त होती है 8th फ्रिंज प्राप्त होती है, 8 नंबर वाली फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। यंग डबल स्लिट के लिए जो y की वैल्यू निकालते हैं, x निकालते हैं या y निकालते हैं, एन डी लैम्डा अपॉन डी निकालते हैं, तो ये किसके लिए होती है बेटा एयर के लिए होती है। अगर इस पूरे सेटअप को हमने किसी भी मीडियम में कैप्ट कर दिया तो कुछ नहीं चेंज होता है। देखो हम जो बीच की जो कर्टेन्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है कैपिटल डी उसको नहीं बदल सकते हैं। स्मॉल डी है जो होल्स दे रखे हैं, जो सोर्स के जो होल्स दे रखे हैं बेटा उनके भी बीच की डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्रिंज चेंज हो जाएगी और ये चेंज हो जाता है बेटा। अब इसलिए वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ फ्रिंज चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार हमने ये करके दिखा है। एयर के लिए ये है और ये किसके लिए हो जाएगा बेटा लैम्डा डैश की वैल्यू निकालने के लिए म्यू की वैल्यू निकाली बाय स्नेल्स लॉ, वैल्यू पुट की है, आंसर आ गया हमारा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट। बेटा इनिशियली कैसे है वो ग्राउंड स्टेट में रखा हुआ है। एब्जॉर्ब ए फोटोन विच एक्साइट एम्ब्राउ 1 to एम्ब्राउ 5। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से 5th एक्साइटेड स्टेट तक वो जाता है और वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालना बेटा। देखो वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालने के लिए 1 लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब 1 लैम्डा निकालना है, 1 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आर n1 कितना बेटा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसी प्रकार 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर देखो 1/1 माइनस 1/25। अब इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा 25 और 25 माइनस 1 आर इज इक्वल टू 1 लैम्डा बेटा। अब 1 लैम्डा कितना हो जाएगा तो आर 24/25 बेटा लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 25/24 इंटू आर 1/r। देखिए बेटा हम दो क्वेश्चन और लेकर आए हैं 9 and 10। ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाले बेटा आपके लिए। 2 न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 8:1 बेटा। इनका जो मास नंबर दे रखा है वो रेशियो दे रखा है उनका 8:1। द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी इज, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो क्या होगा याद रखना बेटा। जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है मास नंबर पर नहीं डिपेंड करती है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास। जब मास पर डिपेंड ही नहीं करती है तो कोई रेशियो नहीं आएगा, केवल 1:1 होगा। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होने वाला बेटा। इन दिस प्रोसेस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस प्रोसेस द ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। द करंट प्रोड्यूस बिटवीन द
प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जो करंट प्रोड्यूस होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझाया जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए। तब उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता बेटा, म्यू नॉट डी फाई ओवर डी टी, 1/म्यू नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, और एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी, और 1/एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। बेटा इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर है बेटा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, ये आंसर रहने वाला है बेटा। आज उम्मीद करता हूं आज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छे लगे होंगे। और नेक्स्ट डे फिर लेके आएंगे हम आपके लिए न्यू सीरीज, न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, लगे रहिए।